नमस्कार। कक्षा 12 हिंदी की कक्षा में स्वागत, अभिनंदन एवं आभार आप सभी का। जैसा कि आपको विदित है कि हम अपनी इस कक्षा में अपनी वितान की पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 अतीत में दबे पांव, जिसमें हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महान नगर सभ्यता के गढ़ माने जाने वाले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति केंद्रों के विषय में जानकारी दी गई है, और जिसमें बताया है ओम थानवी जी ने कि किस तरह से ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो संस्कृति है, ये पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, जिन्होंने पूरे विश्व को नवीन ग्रिड प्रणाली, गढ़, नगर नियोजन, व्यापार, वाणिज्य, पशुपालन, कृषि आदि समस्त कार्यों की सीख दी। तो चलिए अपने इसी पाठ को आगे की ओर बढ़ाते हैं, जिसमें ओम थानवी जी ने बताया है कि ये सभ्यता किसी और पर व्यापार के लिए निर्भर नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भर थी, क्योंकि इस सभ्यता में यहाँ पर कृषि आदि अन्न उपजाऊ किया जाता था, उपज हुआ करती थी। साथ में यहाँ पर अन्न का आयात और निर्यात करने के लिए जो साधन है वो भी उपलब्ध थे, जैसे बैलगाड़ी आदि। तो बैलगाड़ी से फिर पता चलता है कि यहाँ पशुपालन जो है उसका भी बहुत अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, यानी पशुपालन के द्वारा भी वो अपना जीविकोपार्जन किया करते थे। तो लेखक जो है ओम थानवी जी बताते हैं कि महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कोठार यानी जहाँ स्टोर रूम कहा जाता है। यहाँ टैक्स के रूप में जितना भी अनाज आता था उसको जमा कर लिया जाता था। इसके निर्माण रूप, खासकर इसकी चौकियां, हवादारी जो रोशनदान वगैरह है, उसको देख करके ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ 9 चौकियों की 3 लाइनें हैं। उत्तर में एक गली निकलती है जहाँ बैलगाड़ियों का, जिनके प्रयोग के सबूत भी मिले हैं, जैसे ढुलाई के लिए उनका आवागमन वगैरह किया जाता था। ढुलाई यानी माल के निर्यात के लिए, आवागमन के लिए इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। तो अब ये जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, खेती भी उन्नत थी। बरसों से ये माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो अन्न उपजाते नहीं थे, बल्कि उसका आयात करते थे। आयात करना, किसी और से खरीदना। लेकिन नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित कर दिया, यानी बिल्कुल गलत साबित कर दिया। बल्कि अब ये विद्वान मानते हैं कि मूलतः वो खेतीहर थे और पशुपालक सभ्यता थी। यानी खेतीहर और खेती करने वाले, और पशुपालक यानी पशुओं का पालन करने वाले। लोहा शुरू में यहाँ नहीं था, लेकिन बाद में पत्थर और तांबे की अधिकता मिली। पत्थर सिंध प्रांत में ही था, लेकिन तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेतीबाड़ी के काम में लिए जाते थे। जबकि मिस्र और सुमेर, ये 2 विदेशी जो राष्ट्र हैं, उनके नाम लिए गए हैं। जैसे मिस्र और सुमेर, यहाँ से जो है हमारा आयात और निर्यात चलता रहता था, व्यापार होता रहता था। तो लेखक कहते हैं कि मिस्र और सुमेर में चकमक पत्थर और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। बहुत बड़े इतिहासकार हैं जिनका नाम लिया जाता है इरफान हबीब। उनके अनुसार यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे, और कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने की उपज के पुख्ता सबूत भी यहाँ खुदाई में मिले हैं। यह सभ्यता का बिल्कुल तर युग था। तर युग यानी आत्मनिर्भर, संतुष्ट, संतृप्त युग, जो धीमे धीमे फिर क्या हुआ, सूखे में ढल गया। सूखे में क्यों ढल गया, यानी धीरे धीरे यहाँ पर अकाल आया, और धीरे धीरे तर युग था, क्योंकि सिंधु नदी प्रवाहित होती थी, और नदी की प्रवाह या वेग के कारण यहाँ जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ बनी रहती थी, इसलिए खेती भी होती थी। लेकिन धीरे धीरे समय में परिवर्तन, परिस्थितियों में बदलाव के साथ साथ ये सूखे में बदल गया। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा, रागी आदि की उपज होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर आदि भी उगाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे, और कपास की खेती भी यहीं पर होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं, और उनको परखा भी गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर यहाँ सूती कपड़ा मिला है। यानी दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से यह एक नमूना है, और दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला है।
मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी और रंगाई का एक छोटा सा कारखाना खुदाई में माधो स्वरूप वत्स को मिला है। जिस तरह से राखलदास बनर्जी का नाम आया है, माधो स्वरूप वत्स भी एक ऐसे ऐतिहासिक विश्लेषणकार रहे हैं जिन्होंने इन स्थानों की यात्रा की और एक एक चीज जो है पुख्ता तौर पे सबूत के तौर पे जुटाया। छाल्टी यानी जिसे लिनन कहा जाता है, और ऊन, लिनन और ऊन कहते हैं यहाँ सुमेर से माफ कीजिएगा बेटा, छाल्टी यानी लिनन और ऊन यहाँ सुमेर से आयात किए जाते थे। आयात यानी खरीदे जाते थे, सुमेर से यहाँ आया करते थे, मंगवाए जाते थे। शायद सूत उनको निर्यात होता था और यहाँ हमारे कपास ज्यादा होता था, इस वजह से सूत का निर्यात होता था, बेचा जाता था। जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों होता रहा या हुआ, प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का भी प्रयोग मिलता है। वैसे मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? मुर्दों का टीला। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक लंबी सी इमारत के अवशेष मिले हैं और इसी के बीचों बीच बहुत बड़ा दालान है जिसके 3 तरफ बरामदे हैं। इनके साथ छोटे छोटे कमरे भी जुड़े हैं। पुरातत्व की जानकारी ये कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ये ज्ञानशालाएं सटी होती थी। इस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट यानी पुजारियों का एक कॉलेज जो है वो कहा जाता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, टूटी फूटी है, खंडहर सी है। इसमें 20 खंभों वाला एक हॉल है। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय है या सभा भवन है या कोई सामुदायिक केंद्र रहा है। गढ़ की 4 दीवारी लांग कर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले बहुत छोटे छोटे टीलों पर बनी थी, इसीलिए इनको नीचा नगर कहते हैं, छोटे टीलों पर बने होने के कारण। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार धीरे धीरे घट गया, कहीं कहीं तो वे जमीन से जा मिले और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। यानी इतनी खुदाई, धरती जो है इतना अंदर की ओर धंस गई है जिसकी वजह से जो भीतर की ओर बनाए हुए कुएं हैं वो एकाएक मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकले दिखाई देते हैं। पूरब की एक और बस्ती है रईसों की बस्ती। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्ती गरीबों की बस्ती मानी जाती है, मोहनजोदड़ो इसका बिल्कुल विपरीत था। यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों को खुदाई करने वाले पुरातत्ववेताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया। देखिए, मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों को खुदाई कराने वाले जो पुरातत्ववेता हैं, पुरातत्ववेताओं का एक संक्षिप्त नाम दे दिया गया। जैसे डिके यानी दीक्षित काशीनाथ, डिके हल्का दीक्षित काशीनाथ की खुदाई, उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं, क्षेत्र हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क है फर्स्ट स्ट्रीट, जो सबसे बड़ी है। ये बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती होगी, यानी नेशनल हाईवे रहा होगा। अब ये आधा मील बची है। इसकी पूरी चौड़ाई जो है 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के सबूत भी मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी है, फिर 2 बैलगाड़ियों एक साथ आ जा सके, सड़क की चौड़ाई इतनी थी। ये सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था, यानी सड़क सीधे कहां से जुड़ी थी? बाजार। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, जैसे अभी भी बने हैं, लेकिन सड़क के दोनों ओर जो घर हैं, घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी कोई भी घर जो है सड़क की ओर नहीं खुलता, उसके दरवाजे अंदर गलियों में खुलते हैं। दिलचस्प संयोग ये है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की थी। कार्बूजिए जो यहाँ पे निर्माता रहा है इन चीजों का, जिसने नगर नियोजन की इस प्रक्रिया को अपनाया था। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। वहां भी कोई घर जो है मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में और फिर घर में।
क्या कार्बूजियो ने ये सीख मोहनजोदड़ो से ही ली? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है तो कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन या अचेतन ऐसे ही सफर करती होगी। भाई ये आर्ट है, ये हुनर है, ये भी आपको कहीं ना कहीं से मिला ही होगा। तो यहाँ दिया गया है कि ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती हैं, यानी नगर नियोजन में कि बिल्कुल भी गंदगी या बिल्कुल भी जो है कूड़ा कचरा दिखाई ना दे, बिल्कुल स्वच्छ रूप बना रहे, इसके लिए वहां नालियां जो है बनाई गई, वो भी ढकी हुई। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नानाघर है, स्नान घर बाथरूम। घरों के भीतर से पानी, यह महल की नालियां बाहर होदी में जाती है, होदी बहुत गहरा गड्ढा, फिर उसे नालियों के जाल से जोड़ दिया जाता है, यानी सीवरेज सिस्टम। कहीं कहीं वे खुली हैं पर ज्यादातर बंद है। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बाशिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है, यानी स्वास्थ्य के प्रति वह बहुत जागृत थे। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियां भी। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट चौड़ी रही होंगी, सबसे चौड़ी सड़क थी 33 फुट लंबी, और छोटी सड़कें 9 से 12 फुट चौड़ी। इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है वो है कुओं का प्रबंध। ये कुएं भी क्या थे? पक्की हुई एक ही आकार की ईंटों से बने होते थे। इतिहासकार कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ऐसी ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंचती थी। इनके अनुसार केवल मोहनजोदड़ो में ही 700 के करीब कुएं थे। तो देखिए जैसे जैसे इस सभ्यता की नगर नियोजन की खुदाई करके इसके अवशेष प्राप्त किए गए, तो ये सभ्यता जो ऊंची टीलों पर बसी हुई थी वो धरती से धीरे धीरे धरती को छूती नजर आने लगी, और कुओं का एक चित्र दिखाई देता है किस तरह से ईंटों का प्रयोग करते हुए इस कुएं की चार दीवारी को बनाया गया है गोलाकार रूप में, और ये कुआं जो है एकाएक जमीन से बाहर निकला दिखाई दे रहा है। नदी, कुएं, कुंड, स्नानघर, बेजोड़ पानी की निकासी, क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? तो यहाँ इस तरह से इसको जल संस्कृति भी कहा जा सकता है। तो बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री जिनका नाम डीके काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक अलका डीके जी कहलाता है। एक तो है डीके और एक है डीके जी। इनके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवार का अर्थ ये लगाया जा सकता है कि उस पर और दूसरी मंजिल भी रही होगी, यानी 2 मंजिला रहा होगा। कुछ दीवारों में छेद है जो ये संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह शैतीरों की जगह है, यानी दूसरी मंजिल उठाने के लिए जिस तरह से बीच बीच में गैप रखा जाता है ताकि उस पे आगे की बाउंड्री को चिन लिया जाए, तो यहाँ पर शैतीर की जगह रखी गई है। सभी घर ईंट के बने हैं और एक ही आकार की ईंटें हैं जिनका अनुपात है 1:2:4। ठीक है, सभी भट्टी में पकाई गई ईंटें हैं, यानी मजबूत है। हड़प्पा से हटकर यहाँ पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है। मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ, कहीं कहीं नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई देती है, यानी ईंटों का ज्यादा प्रयोग है, पत्थरों का बहुत कम। इन घरों में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती होंगी, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों ओर बने कमरे में खिड़कियां हैं। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहां कुछ उद्यम यानी व्यवसाय होता होगा, कुमारी का काम या कोई धातु का काम। हालांकि सभी घर क्या है, खंडहर है, और दिखाई देने वाली चीजों से हम ये अंदाजा भी लगा सकते हैं। यानी घर बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े घरों में बीच में जो दालान या आंगन है वो इतना चौड़ा रखा गया है, आसपास में कमरे बने हैं, कमरों में दरवाजों के साथ साथ खिड़कियां भी हैं, लेकिन ये दालान की चौड़ाई इस बात को सिद्ध करती है कि यहाँ बैठकर ये किसी ना किसी कार्य में लीन रहते होंगे, और ये कार्य भी इनके व्यवसाय, कुटीर उद्योग या व्यापार से जुड़ा होता है। यहाँ छोटे घर भी हैं और बड़े भी, लेकिन सब घर एक ही पंक्ति में हैं। ज्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30x30 यानी 30x30 फुट का रहा होगा। कुछ इससे दुगने और तिगने आकार के भी हैं। इनकी वास्तुशैली कम या अधिक एक जैसी प्रतीत होती है। बिल्कुल व्यवस्थित और सुनियोजित शहर में शायद इसका कोई कायदा नगर निवासियों पर भी लागू हो। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं। एक घर है जिसे मुखिया का घर कहा जाता है, इसमें 2 तो बड़े बड़े आंगन है और 20 कमरे हैं।
अब ये DK-G था, अब है DK-B और DK-C। ये हल्का आगे पूरब में है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ के एक घर से मिली है। DK-G की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर आगे बढ़े तो 1.5 फर्लांग की दूरी पर HR हल्का एक और क्षेत्र दिखाई देता है। सड़क उसे 2 भागों में बांटती है। ये हल्का यानी ये जो है हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सन 1924-25 में राखलदास बनर्जी के बाद यहाँ खुदाई करवाई थी। कौन था वो व्यक्ति? हेरल्ड हरग्रीव्स। राखलदास बनर्जी ने यहाँ पे थोड़ा जो भी है सर्वेक्षण किया, विश्लेषण किया, यहाँ खुदाई वगैरह करवाई और कुछ सबूत जुटाए और अपना बहुत अच्छा जो अनुसंधान है वो किया और एक अच्छी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद यहाँ पहुंचे थे हेराल्ड हरग्रीव्स। इन्होंने जिस हल्के यानी क्षेत्र पर अपना कार्य किया उसे HR कहा जाता है। यहीं पर एक बड़े कमरे में कुछ कंकाल भी मिले थे, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती रही है। एक प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं एक छोटे से घर की खुदाई में निकला है, यानी एक छोटी सी पत्थर की ऐसी मूर्ति जो नर्तकी के आकार में दिखाई देती है। तो इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि संसार में इसके जोड़ की कोई दूसरी चीज शायद ही होगी। ये मूर्ति अब दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी गई है। यहीं पर एक बहुत बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है, जिसे आप मंदिर कहते हैं। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की ओर, ऊपर की मंजिल की ओर जाती है। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वस्त्र के नाम पर VS ऐसे हिस्सा बना हुआ है। VS माधव स्वरूप वस्त्र। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना है जहाँ लोग चाव से देखते हैं, जहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बड़े बर्तन रखे जाते थे और 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान है। बताइए, 2 पंक्तियों में है और 16 जो है छोटे छोटे मकान, 1 मंजिला मकान बने हैं। एक कतार मुख्य सड़क पर भी है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में 2-2 कमरे, स्नानघर सब घरों में है। बाहर बस्ती में कुएं जो है सामूहिक प्रयोग के लिए काम में लिए जाते थे। ये कर्मचारियों और कामगारों के घर रहे होंगे। पता चल गया, कर्मचारी जो राजसत्ता से संबंधित कुछ कार्यों में लगे रहते थे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो, बाकी कुएं गोलाकार थे। नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरे, चौपड़ का खेल, गोटियां, तोलने वाले बाट, ये सब चौकोर और आयताकार मिले हैं। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि शहर की काफी आबादी रही होगी, 85,000 तो थी ही। दूसरी तरफ ये विचार भी सामने आता है कि बड़े घरों में निचली यानी भूतल मंजिल, जिसे आप बेसमेंट कहते हो, अंडरग्राउंड फ्लोर, जहां में भी नौकर चाकर रहते होंगे, ऐसा है अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पॉसेल का मानना है कि वही निचली मंजिल भी रही होगी जिसमें नौकर चाकर रहते हैं। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं, कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं, पर सीढ़ियां नहीं है। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही हों जो कालांतर में नष्ट हो गई। संभव है ऊपर की मंजिल में ज्यादा खिड़कियां, झरोखे, साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियां, बाहर की तरफ जाने का संकेत, सीढ़ियों के संकेत है। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते हों। छोटे परिवारों की बस्ती में एक छोटी संकरी सीढ़ियां भी हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसे ही जगह की तंगी की वजह से होता होगा, यानी उन 1 या 2 मंजिला मकानों के अंदर अलग अलग फैमिली जो है, अलग अलग परिवार जो है वो बसते होंगे। गौर किया है कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? छज्जे रहते ना खिड़की या दरवाजे के आगे की तरफ, छोटी सी पट्टी निकाल कर बनाए जाते हैं ताकि एकाएक धूप जो है वो सीधी दरवाजे या खिड़की के मुख पर ना पड़े।
लेकिन वो नहीं बने हैं, तो इसका मतलब ये अंदाजा लगाया कि शायद यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी। मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों से के पशु याद हो आए। कैसे कैसे पशु बने थे? शेर, हाथी, गैंडा इस मरुभूमि में नहीं हो सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पूरा तत्व शिरीन रत्नाकर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते। दूसरे मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले। यानी बारिश उसमें कृषि का सर्वोत्तम साधन था और वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी। क्या बारिश घटने पर कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुंच से दूर चला गया? क्या पानी के अभाव में यह इलाका जो है बहुत उजड़ा और सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता और उसके साथ साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी थी? मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से जब हम गुजरते तो साई साई की ध्वनि की हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन के गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा का लयबद्ध थपेड़े हमें सुनाई देते हैं। सुनी घरों में हवा की लय और ज्यादा गूंजती है, इतनी कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता। आखिर सब कुछ खंडहर है, सब कुछ खुला है। अब कोई भी घर अलग नहीं है। एक घर दूसरे में खुलता है और दूसरा तीसरे में। ऐसा लगता है मानो पूरी बस्ती एक बहुत बड़ा घर हो, क्योंकि अब तो बिल्कुल खंडहर सी हो चुकी है। तो घरों के बीच में जो टूटी फूटी संकरा रास्ता है, उस रास्ते में से होकर के वो गुजर सकते हैं और दूसरे घर में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ जैसे पूरी बस्ती ही बड़ा घर हो, लेकिन ये घर एक नक्शा ही नहीं होता। हर घर का एक संस्कारमय आकार होता है, भले ही वह 5000 साल पुराना ही क्यों ना हो। हम में कमोबेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बहुत धीमी गति से दाखिल होता है, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही नहीं है। किसी अजनबी घर में अनाधिकार यानी बिना किसी अधिकार के चहलकदमी को हम क्या मानते हैं? अपराध बोध में मानते हैं। जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए। सब जानते हैं यहाँ कोई भी बसने नहीं आएगा, लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी है कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर, उसकी गलियां, उसके घरों को ढूंढा और सहेजा गया है कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ बना रहता है कि कल यहाँ कोई जरूर बसता था। जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा ही है, मगर घर आपका नहीं है। तो जिस तरह से यहाँ घर का नियोजन, घर के अंदर जो कॉलोनियां हैं, जो शहर का नियोजन बताया गया है, जिस तरह से यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य और कृषि के बारे में जानकारी दी गई है, वो काफी मायनों में सही लगती है। तो आगे ओम थानवी जी क्या बताते हैं कि उन्होंने बताया, अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों में या घरों में राजस्थान का ख्याल न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसलिए नहीं कि पश्चिमी राजस्थान या सिंध गुजरात की दृश्यावली एक जैसी है, यानी ये दो मिलते जुलते हैं, एक जैसे दिखते हैं। कई चीजें हैं जो मुझे वहां से जोड़ सकती है, जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती जो मुख्य रूप से राजस्थान में होती है। मोहनजोदड़ो के घर में टहलते हुए मुझे एक कुलधरा की याद आई। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। पीला पत्थर जहाँ जैसलमेर जो है उसे जहाँ जैसलमेर में मिलता है, उस खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है। गमी किस चीज की? कि यहाँ जो थी संस्कृति वो तहस नहस हो चुकी। गांव में घर है पर लोग नहीं है। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बाशिंदा रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया। दरवाजे, असबाब पीछे लोग उठा ले गए। असबाब यानी अंदर का भीतर का थोड़ा बहुत भी सामान। घर खंडहर बन चुके, लेकिन अभी भी ढही नहीं है। घरों की दीवारें, प्रवेश, खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की ही बात हो। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। खंडहरों ने उसे थाम लिया, जैसे सुबह लोग घरों से निकले और शाम ढले वापस लौट आने वाले हों। राजस्थान में ही नहीं बल्कि गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर आज भी लगभग वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुआ करते थे। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों में एक बहुत बड़ा प्रबंध छपवाया है। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ साथ सिंध में पिछली सदी में बढ़ती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी चित्र प्रकाशित है। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। जब मैं छोटा था, हमारे गांव में लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी से जुड़ते थे। दुल्हन पहली दफा इसी बैलगाड़ी से ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ
भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं। हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़े यानी ऊंट गाड़ियों का भी आविष्कार हो गया। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी का प्रयोग अब वहां कभी इस्तेमाल होता होगा, यानी अब ये चीजें नहीं है। हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया, यानी जो वहां वो जो था गाइड था, हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का एक अजायब घर है, उसको देखना भी बाकी है। खंडहरों से निकलकर हम उस साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडहर से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो, सामान भी ज्यादा नहीं है। अहम अहम चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। यूं तो अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 से भी ज्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीजें यहाँ प्रदर्शित की गई या पहुंची हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता की एक झलक दिखाने के लिए काफी है। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य यंत्र, चाक पर बड़े बने हुए विशाल मृद भांड यानी मिट्टी के भांडे और उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, जो जो चौपड़ जैसे जिसे आप चैस कहते हो, है ना, तिग्गा कहते हो, दिए, माप तोल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, देखिए पुरानी घरों के अंदर होती है, पत्थरों को तोड़ तोड़ कर गोलाकार रूप में, एक ऊपर की तरफ होता है जिसमें एक हैंडल यानी हत्था लगा होता है, और नीचे के चक्के का गोलाकार भाग जिस पर उसको गोल गोल घुमाया जाता है, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है, कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो अब चोरी हो गई। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, क्या कि अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में औजार तो हैं, पर हथियार कोई नहीं है। औजार तो वही भी वो अपने छोटे मोटे धंधे चलाया करते थे, इन धंधों के मदद के लिए, काम के लिए औजारों का प्रयोग करते थे, लेकिन हथियार कोई भी नहीं है। मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक की समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं भी नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में है, यानी वहां पर अपराध, वहां पर किसी तरह का जुर्म बिल्कुल भी नहीं था। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु घाटी सभ्यता में शासन और सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां अनुशासन था, पर ताकत के बल पर नहीं था। वे मानते हैं कि कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ नहीं रही है, मगर कोई अनुशासन तो जरूर था जो इस खूबसूरत नगर योजना को, वास्तुशिल्प को, मोहरों, ठप्पों, पानी, साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं को एक रूपता तक कायम रखे हुए था। यानी वहां जुर्म, वहां पर अपराध, वहां पर बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन एक अच्छा समायोजन देखने को मिलता था। दूसरी बात जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है, वो है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारत होना। यानी सब पर मेरा ही प्रभाव कायम है, या फिर दिखावा करें, ऐसा कुछ भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के इन 2 महानगरों की सभ्यताओं में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। यानी ये दिखावे की संस्कृति नहीं है। दूसरी जगहों पर जैसे राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां, पिरामिड आदि हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य बड़े बड़े महल मिले हैं, न मंदिर, न राजाओं के, न महंतों की समाधियां। यहाँ के मूर्ति शिल्प भी छोटे हैं और औजार भी हैं। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद उससे छोटे सिरपैंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तो और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र के नामों जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रही होंगी। आज के मुहावरे में कह सकते हैं कि वह कैसी सभ्यता थी, बहुत लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता में भी महत्ता का अनुभव कराने वाली सभ्यता थी। यानी शो ऑफ, दिखावा, उस चीज को वो महत्व नहीं देते थे। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, बल्कि उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए बहुत समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई तो शायद इसीलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। भव्यता यानी अपनी महानता को, आडंबर यानी दिखाने का प्रयास करना। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके थे। उनकी अनबुझ लिपि अभी भी सारे जो रहस्य हैं वो अपने में ही छिपाए
हुए हैं। तो यहाँ दिया गया है कि दूसरी वजह ये है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हुए हैं, यानी अभी उसको साबित हुए कुछ ही वर्ष बीते हैं। उनकी अनबुझ लिपि, यानी अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, वो अपने भीतर कई रहस्य अभी भी छिपाए हुए हैं। तो यहाँ दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में कला और सुरुचि का महत्व बहुत ज्यादा था। वस्तुकला और नगर नियोजन ही नहीं बल्कि धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृद भांड, मिट्टी के भांडे और उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरे, इन पर भी बारीकी से उत्तीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीकी सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर होता है। यानी यहाँ पे कला को ज्यादा महत्व दिया जाता था, तकनीक यानी औजार वगैरह टेक्निक को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता था। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, यानी वो अपनी सुंदरता से अपने आप ही पता चल जाता है कि वो कितनी समृद्ध और संपन्न रही होगी। यानी जो राज पोषित और धर्म पोषित ना होकर के समाज पोषित था, शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। अगर राज पोषित होता तो वो खाली अपनी सीमाओं की वृद्धि करते जाते। अगर यहाँ पर दिया गया है कि समाज पोषित है, यानी समाज पोषित इसीलिए है क्योंकि समाज को एक अच्छा सुदृढ़ आकार देने के लिए इस सभ्यता ने अपना अतुलनीय योगदान दिया। शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता है, यानी आकार चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन आर्ट, जो हुनर, जो कौशल है, कला कौशल है, वो इसमें बहुत ज्यादा था। तो अब देखो और क्या-क्या चीजें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ जो आर्ट है, जो कला है, वो बहुत अच्छी थी और इसी आर्ट और कला के बेस पे उन्होंने जो है अपने उद्योग धंधों को बहुत प्रगति के राह मार्ग पर आगे बढ़ाया था। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। कल हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इस मूर्ति की जो नृत्य मुद्रा में जो लड़की की मूर्ति है, जो 2500 ईसा पूर्व की मूर्ति है, यहाँ इस मूर्ति से ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह की कलाओं, किस तरह के जो है त्योहारों, किस तरह के लोगों की मानसिकताओं के दर्शन